नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 13 है, लेकिन ओवरऑल ये सेकंड लास्ट होगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ये अब तक का बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है मैंने देखा, ये अब तक का आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब चक्कर में मत पड़िएगा, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तथा इसी के साथ एक सलाह आपसे ये लेना था, जिस प्रकार हम लोगों ने एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन्हीं पे बात करके एक वीडियो आपने देखा, ताकि कम समय में आपकी तैयारी हो सके। उसी तरीके से एडिटोरिया का एक इंडिया लेवल का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर की बुक भी मैंने लिया है। मैं सोच रहा था उसे भी उसी तरीके से ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही मार्क करके आपके समझ लाऊं। तो आप थोड़ा कष्ट उठा के एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो भी डिटेल में पॉइंट्स होंगे उनको बस आप एक काम करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और ये वही पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा जी। आज के जो पहला क्वेश्चन है ये है कि निम्नांकित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि जो 1857 की आपसे बात करेगा, सबसे पहले आप कैनिंग का नाम याद रखेंगे। जो पूछता किसके समय हुआ था, ये कैनिंग के समय हुआ था। अब 1857 में जो पहली ये कहानी जो शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी आपके मंगल पांडे से। मंगल पांडे जी का नाम आप सुने होंगे। ये 34वीं जो है बटालियन के सैनिक थे, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, जो आपके बैरकपुर छावनी से थे। इन्होंने क्या किया था, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था। ये 29 मार्च 1857 का समय था। इसी समय के इन्होंने जो है 2 अधिकारी, एक आपका हडसन या जिसे ह्यूसन भी कहा जाता है, और एक थे आपके जनरल बाग, इन दोनों पे इन्होंने गोली चला दी थी। इसी के उपलक्ष्य में इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। ये तो कहानी मंगल पांडे की थी। लेकिन अप्रैल के बाद आता है मई। मई में आपको ध्यान होगा 10 मई को वो डेट था, जब जो 10 मई मेरठ को 10 मई 1857 से ही ये जो 1857 की क्रांति कह लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए, सिपाही विद्रोह कह लीजिए, ये आपका शुरू हुआ था 10 मई मेरठ से। तो असली डेट आप 10 मई याद रखेंगे। 10 मई 1857 मेरठ को जब ये शुरू हुआ था, तथा 10 मई के ही 2 दिन बाद आपका आता है 12 मई। 12 मई को क्या हुआ था, सभी सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया था आपके लाल किले दिल्ली में पहुंचकर। उसी दिन इन्होंने क्या किया था, जो मुगल शासक के अंतिम आप कह लीजिए बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनको जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये 1857 की असली कहानी थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना ये यही थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। ये है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। आपसे इंडियन मिरर अखबार पूछ रहे, ये आपका कलकत्ता से हुआ था। कलकत्ता जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये अब कलकत्ता में हुआ था। तथा ध्यान आप ये दीजिएगा, आपसे पूछता है कि भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो आपका बंगाल गजट था। बंगाल गजट, जिसे आपके जेम्स हिक्की ने लिखा था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की नाम है, लेकिन आप हिक्की खाली याद रखिएगा। बंगाल गजट हिक्की ने लिखा था, ये पहला समाचार पत्र है। लेकिन जब आपसे पूछे भारत का पहला हिंदी में समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उसमें आप उदंत मार्तंड का नाम याद रखेंगे, जिसे पंडित जुगल किशोर ने लिखा था। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, ये पहला हिंदी था, तथा भारत का पहला ये बंगाल गजट था जेम्स हिक्की द्वारा। ये 2 बात आप ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, जिसे पुनर्जागरण काल का भी जनक कहा जाता है। ये हैं आपके हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये 2 पत्र भी इन्हीं के हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, भारतीय पत्रकारिता का जनक, पुनर्जागरण का पिता है, सभी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये दोनों बात आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। ये है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। आपको ध्यान बस रद्द देना है। देखिए मैंने आपसे एक ट्रिक बताया था कि वर्नाकुलर में ल आ रहा है, तो ल से आप लिट्टन का नाम याद रखेंगे। लिट्टन ने शुरू किया था, लेकिन जब आपसे रद्द पूछे तो र से रद्द और र से रिपन, रद्द और रिपन का दोनों को मिला दीजिएगा। ये किया था आपका लॉर्ड रिपन ने, यानी इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने 1878 में किया था। अब लॉर्ड रिपन के बारे में एक बात और ध्यान दीजिए, पूछता है दशकीय आधार पर जनगणना या फिर नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई, तो वो आपका 1881 में रिपन के काल में शुरू हुई थी। अब देखिए ऑप्शन सी में आपको कर्जन दिख रहे हैं। कर्जन के बारे में बस इतना है, आपका कैनिंग और कर्जन में जो है आपका वो होता है, तो कर्जन से याद रखिए जन ने आंदोलन किया, वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। तो कर्जन आपके स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के समय कर्जन था, 1857 की क्रांति के समय आपका कैनिंग था। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44। करा भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। जो पहला हिंदी समाचार पत्र था मैंने आपसे बताया वो उदंत मार्तंड था, पंडित जुगल किशोर ने लिखा था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने लिखा था। पूछ रहा है कि ये प्रकाशित कहाँ से हुआ, तो ये जो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था ये भी आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से।
जैसे इंडियन मिरर कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, तो ये आपका ये भी प्रकाशित आपका कहाँ से हुआ, कलकत्ता से हुआ। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े थे, ये आपके बैरकपुर से। फांसी इनको 8 अप्रैल की हुई, 8 अप्रैल को फांसी हुई। हर्षन और बाघ की इन्होंने हत्या कर दी थी, ये दोनों बात आप ध्यान देंगे। 46 है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भारत बना दीजिएगा, तो इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो इधर आपका पड़ता है, एक आपका इधर पड़ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर पड़ता है आपका गुजरात। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, गुजरात का एक गाहर माथा करके दोनों जगह, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो आपका 30 डिग्री का है। ऑप्शन बी में देखिए 30 डिग्री का इन दोनों में अंतर। आपको पता होगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का वो समय होता है, तो जब आप 30 डिग्री में जाएंगे तो वो टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर। आपसे ये भी पूछता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच कितने घंटे का समय में अंतर होता है, तो आपका 2 घंटे में। अर्थात आपसे कहा जाए कि अगर सूर्य उदय मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश में अगर हो रहा है, क्योंकि सूर्य का उदय कहाँ होता है, पूरब में होता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे उदय हो रहा है, तो आप इससे 2 घंटे बाद मान लीजिए कि 8 बजे उदय होगा गुजरात से, तो 2 घंटे का अंतर जो है यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। ये जो आपकी महेंद्रगिरी पर्वत है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश पे मत जाइएगा, तमिलनाडु पे मत जाइएगा। जो महेंद्रगिरी पर्वत आपका ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अब बात करें पर्वतों की, आपको पता होगा दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत पे है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पे स्थित है। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपकी डोडा बेटा, नीलगिरी की सर्वोच्च डोडा बेटा, और दक्षिण भारत की दूसरी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो आपको पता है कि हिमालय, एक पूछता है हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आपका 8,848 मीटर आपको पता होगा, या गाडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, केटू कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि भारत का पूछे तो आप भारत का भूमि पर, भारत भूमि पर आप कंचनजंगा को याद रखेंगे कि ये जो है सर्वोच्च चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48, करा जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। ये आपका जाड़े में पूछ रहा है। आपको पता होगा कि जो ये मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट से होते हुए आता है, लेकिन ये जाड़े में पूछ रहा है किस दिशा में चक्रवात आकर उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। चक्रवात के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके केंद्र में जो है निम्न दाब होता है, बाहर उच्च दाब होता है। केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं, जाड़े में किस दिशा से आते हैं, तो याद रखिए कि ये उत्तर पश्चिम से आते हैं। मान लीजिए ऐसे आप बना दीजिए, ये सारा दिशा बना दे तो उत्तर पश्चिम, आप बताइए कौन सा होगा। ये होता है पश्चिम, ये होता है, यानी इधर से आपके जो आते हैं वो जाड़े में जो है चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा कराते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जाड़े में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो आपका तमिलनाडु में होती है, ये भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी या नदियाँ मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछता है, एक आपसे पूछता है भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आप बड़े ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। जो अफ्रीका की एक लिम्पोपो नदी मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है। मैंने आपसे कहा विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं उसे कांगो 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो 2 बार, मकर रेखा को लिम्पोपो। अब एक आपसे कौन बचा, एक बचा आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को जो है माही नदी 2 बार काटती है। 2 बार कौन कौन काटती है, फिर से सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। अगर आप बीच वाला जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, कांगो आपका भूमध्य को काटता है। लिम्पोपो काटता है आपका मकर रेखा को, बचा कर्क रेखा, कर्क रेखा को आपको माही नदी 2 बार काटती है। ये 2 बार काटने से संबंधित हो गई, जिसे आप याद रखेंगे। चलिए ये पूछता है क्वेश्चन तो बड़ी, इसीलिए मैंने इससे ध्यान से बता रहा हूँ, तो आप भी इसको याद कर लीजिएगा, तीनों में अंतर भी कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है तूफानी चालीसा। एक पहला है कि गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60। तो गरजता चालीसा का मतलब 40 डिग्री, आपसे प्रचंड 50 मतलब 50 डिग्री, और चीखता 60 मतलब 60 डिग्री। कह रहा है कि किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है जो ये दक्षिण गोलार्ध में जब 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली जो हवा होती है, इसे आपका कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। नाम क्या याद रखेंगे आप, मैंने आपसे क्या कहा, प्रचंड 50, गरजता 40, चीखता 60, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को आपको पता होगा जिसे CVC कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिस संथानम समिति की जो है सिफारिश पे इसे बनाया गया था, संथानम समिति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बनाए गए हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एक आपके प्रवीण सूद है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि प्रवीण सूद कौन है। एक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एक प्रवीण सूद। ये जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये CVC का अध्यक्ष हो गए, प्रवीण सूद आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
52 नंबर 52 है कि फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ये जीता आपका उरुग्वे ने। उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे ने हराया किसे? तो उरुग्वे ने इटली को हराकर ये जीता है। इसी के साथ आप देखिए, अगर आपसे फीफा पूछ ले, जैसे कि देखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आपका कतर दोहा में हुआ था। लाइव इसका शुभंकर था। जीता इसे अर्जेंटीना ने था। हराया किसको था? फ्रांस को। अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हटाया लियोनेल मेसी की कप्तानी में। देखिए जब तक ये 2022 वाला फीफा हुआ नहीं था, कई बार पूछता था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कहाँ होगा। इसका मतलब अब 4 साल बाद 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये आपसे पूछेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ होगा। तो ये मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में अगला वाला जो है फीफा वर्ल्ड कप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। ये कह रहा वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एक आपसे 56 पूछेगा, एक आपसे 57 पूछेगा। देखिए 56 में 56 इंच का सीना यानी आप नीलमणि फूकन। फूकन का नाम याद रखेंगे। फूकन इसलिए फूकन से फूफा जी याद रखिएगा। नीलमणि फूकन ये 56। लेकिन 57 आपका दामोदर मौजो को याद रखेंगे। दामोदर मौजो जी को जो है क्या दिया गया था? यह 57वां। नीलमणि फूकन ऑप्शन डी में है, इन्हें दिया गया था आपका 56वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है। देखिए ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। जो आपसे पूछे भारत का स्थान, तो इसमें अब 161वां स्थान भारत का याद रखेंगे। 161वां याद कैसे करेंगे? देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम। तो ये देखिए प्रेस का जो शुरू होता है वो पी से शुरू होता है, और पी की आप कोडिंग ध्यान रखेंगे तो ये 16 होती है। जब अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में जाएंगे आप ABCD ऐसे करके, जब कोडिंग अगर आपको याद होगा तो ये पी की कोडिंग 16 होती है। तथा एक बार ये भी ध्यान दीजिए, अगर आपको कोडिंग नहीं, मतलब आपको अगर रैंकिंग में प्रॉब्लम होती है, चाहे उल्टी रैंकिंग चाहे सीधी रैंकिंग, कोडिंग आपको नहीं याद हुआ जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है, कैलेंडर रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो, बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको 10 मिनट का ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको 5 मिनट में याद होगा, और उससे बनने वाले चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो आप जो है एक नज़र में देखते हुए बिना पेन चलाए उसका आंसर दे देंगे। बस आप एक कमेंट करिएगा कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग और इन सब में आपको प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 55 नंबर देखिएगा। ये कि वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी। देखिए 2023 पूछ रहा था, ये 3167। पहले आपका 2967 थे, इसमें 200 बाघ और बढ़ गए, तो 200 आप इसमें ऐड करिएगा, देखिएगा वो 3167 हो जाएगा। यानी 200 प्लस हो गए 3167 हो गए। ये 2023 की जनगणना में बाघों के बारे में आपको पता होगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1973 में आपका टाइगर रिपोर्ट 1973 में एक ऐसे चला था, 1973 में ही ये चला था। तथा 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस भी मनाते हैं। आपसे बाघ से संबंधित पूछे कि बाघों के लिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो आपका नागार्जुन एक करके पार्क है। नागार्जुन नाम से है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा उसे। तो ये सबसे बड़ा बाघ के लिए है, लेकिन पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड बना था। चलिए 56 नंबर देखिएगा जी। ये कह रहा है कि वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। G7 आपका हुआ था जापान में। G7 जापान। अगला देखिए, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा जो है ऑपरेशन शुरू किया। देखिए म्यांमार से आप याद रखिएगा कि मम्मी जब मारती है तो उसको बिल्कुल करुणा नहीं दिखाती, यानी ऑपरेशन करुणा आप याद रखेंगे। म्यांमार क्या याद रखेंगे कि मम्मी जब मारती है, जैसे मान लीजिए मम्मी हम लोग हमारी हो चाहे आपकी हो, जब वो गुस्सा आ जाएंगे तो जब वो मारती है ये नहीं देखती कहाँ लगता है, तो वो मतलब बिल्कुल उनके अंदर करुणा नहीं रहता है, तो उस समय आप ऑपरेशन करुणा को याद रखेंगे। देखिए ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, देखिए ये जो ऑपरेशन कावेरी था ये चला था आपका सूडान में चला था ऑपरेशन कावेरी। एक सुमेधा जहाज भी कई बार पूछा जाता है, सुमेधा भी लड़की का नाम, कावेरी भी लड़की का नाम। सूडान में आप डान पकड़ लीजिएगा, डान ने किसको किडनैप किया, कावेरी को और सुमेधा को। सूडान कावेरी ये ऐसे याद रख लेंगे। चलिए एक आपसे पूछता है ऑपरेशन देवी शक्ति, वो अफगानिस्तान से संबंधित। एक ऑपरेशन गंगा पूछता है, तो ऑपरेशन गंगा किसे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर जी। 58 देखिए, करा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। आपसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है, आप बताइए कहाँ। आप ग्रीष्मकालीन जो ये अभी हुआ था 2020 वाला, वो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, आपको याद होगा। टोक्यो ओलंपिक में आपको 7 अगस्त का डेट भी याद होगा, जिस दिन हथकरघा दिवस या भाला फेंक दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि 7 अगस्त को ही आपके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये टोक्यो ओलंपिक की ही बात है। अब जो क्वेश्चन की बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये 2024 की आपसे बात कर रहा है। 2024 का आपको पता है कहाँ होगा, ये होगा आपका पेरिस फ्रांस में। 24 का पेरिस फ्रांस में होगा, तथा इसके बाद 4 साल बाद 28 में आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो लेकिन आप ये पेरिस याद रखिए 2024 वाला। अब 20 वाला कहाँ हुआ, टोक्यो में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
59 नंबर कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई। ये आपका इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी, इसे आप ध्यान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो आपको देखिए मगध में आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो बृहदत्त था, ये मौर्य वंश वाला बृहदत्त नहीं, ये जरासंध का पुत्र था। जरासंध का पुत्र था बृहदत्त, जिसे वास्तव में जो है मगध का स्थापना का जो है वो माना जाता है। बृहदत्त के बाद आपका शुरू होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में आप ध्यान देंगे इसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का पुत्र फिर अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो ये जो हर्यक वंश था, इसके क्या बिंबिसार को याद रखेंगे, इसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति कराई थी। हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश शुरू होता है। शिशुनाग वंश में क्या हुआ कि आपका एक था कालाशोक, ये शिशुनाग वंश में संबंधित था। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई थी। जब शिशुनाग वंश के बाद आपका आता है नंद वंश। नंद वंश के महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की तथा इसका अंतिम शासक था आपका घनानंद, जिसकी हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब मौर्य वंश की जब स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र था आपका अशोक। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो ये गिरिवज या राहगिरी, ये मगध की जो है राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, जी ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर आपसे कह रहा है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये थे आपके एक सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास के बारे में आपको पता होगा, कालिदास किसके संबंधित थे ये आप बताइएगा। ये संबंधित किसके थे, ये आपके समुद्रगुप्त संबंधित थे या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित थे, या चंद्र किसके नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में थे या चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे, ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, ये था कि कबीर किसके शिष्य थे। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो कबीर थे ये रामानंद के शिष्य थे। एक पूछता आपका विवेकानंद। विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना भी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण विवेकानंद के गुरु थे, कबीर के गुरु रामानंद थे। एक आपसे पूछता है तुलसीदास जी के गुरु, मैंने पिछले प्रैक्टिस में बताया तुलसीदास का दास उठा लीजिएगा, एक नरहरि दास उठा लीजिएगा, यानी तुलसीदास के गुरु कौन थे, नरहरि दास। चलिए आगे 63 नंबर देखिए, यह कि महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। ये चोल राज्य का शासक ये था आपका राजेंद्र प्रथम। चलिए महमूद गजनवी के सोमनाथ पे अब पूछा भी जाता कितनी बार उसने आक्रमण किया था, कुल 17 बार उसने आक्रमण किया था। ये राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम मत लगाइए, राजेंद्र प्रथम, ये वहाँ उस समय जो है शासन था। ये 1014 और 1000 इससे 1044, 1014 से 1044 तक शासन किया था। और 1025 में क्या किया था, सोमनाथ पे जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1025 का समय आप याद रखेंगे। अगला देखिए सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। ये आपका सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते, देखिए किसी ऑप्शन में मुंडको ऑप्शन है, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब बात करें उसका अर्थ क्या होता है, तो यानी सत्य की ही जीत होती है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है या जीत होती है, ये सत्यमेव जयते। अब याद होगा आपको आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी का, आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी आपसे वंदे मातरम पूछता है, वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा पहली बार, वंदे मातरम या फिर राष्ट्रीय गीत जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय गीत और एक होता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था जो वंदे मातरम है, तथा राष्ट्रीय गीत को पहली बार आपका 1896 के अधिवेशन में गाया गया। और जब आपसे राष्ट्र गान पूछता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ग से ज्ञान और ग से 1911 में इन्होंने पहली बार गाया था। चलिए नेक्स्ट है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो ये आपका आप सुने होंगे कंबोडिया। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये आपका अंकोर वाट का जो मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये ध्यान दीजिएगा, विष्णु जी का मंदिर है, ये यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 की करा, सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। ये स्नानागार आपका प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। आपसे क्वेश्चन पूछता मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, और राखलदास बनर्जी का नाम याद रखेंगे। राखलदास बनर्जी की खोज जो क्या किया था, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा का आपका पूछता है तो दयाराम साहनी का नाम याद रखेंगे। लोथल कौन से नदी किनारे है आपसे पूछा गया है, तो ये भोगवान नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ये तीनों बातों को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऐसा पूछा जाता है कि उल्का पिंड से कौन सी झील बनी थी, वो आपकी लोनार झील ही बनी थी, उल्का पिंड से, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे 68 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। भारत नेपाल का संयुक्त आपसे नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत नेपाल के बीच जो संयुक्त घाटी वो है आपका कोसी नदी पे, कोसी पे भारत और नेपाल का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बात करें गोमती दामोदर चंबल की, तो आप ध्यान रखिए जो दामोदर नदी परियोजना वो झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बंगाल का शोक आपसे पूछता है, बंगाल का शोक आप दामोदर को याद रखेंगे, तथा आपसे पूछता है बिहार का शोक तो आप कोसी को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
करा ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? आपकी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील में पड़ता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, किसी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कह रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? देखिए क्षोभ मंडल की सघनता आपसे पूछ रहा है। आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल की आपसे ये लंबाई पूछता है। मान लीजिए ये हमारा स्थल हो गया, पहले क्षोभ मंडल, समताप, पहले मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर आपका आता है कौन सा? आयन मंडल, फिर आपका आता है बहिर्मंडल। तो इनसे संबंधित आपसे पूछ रहा है। जैसे देखिए जब ठंडी में क्या होता है? गर्मी, ठंडी गर्मी, ठंडियों में जो है कि ये परतें सिकुड़ जाती हैं, गर्मियों में फैल जाती हैं। इस वजह से जो है कभी कभी आप देखे होंगे कि 8 किलोमीटर क्षोभ मंडल के पूछता है, तो कभी आप 18 किलोमीटर देखते होंगे, तो कभी 13 किलोमीटर देखते होंगे। तो इसमें अंतर क्या मैं आपसे बताता हूँ। देखिए जब पूछे क्षोभ मंडल की जो मतलब ऊंचाई कितनी, मोटाई कितनी है, तो वो 18 किलोमीटर तब है, ये गर्मियों की बात है। और जब पूछे ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है, तो आप 8 किलोमीटर। अब जब 18 को अब 8 में जोड़ेंगे तो हो जाता है 26, और 26 को 2 से भाग देंगे तो आ जाता है 13, यानी 18। ये औसत ऊंचाई पूछ रहा है। औसत ऊंचाई में आप 13 किलोमीटर याद रखेंगे, यानी गर्मी ठंडी सब मिला के 13 किलोमीटर। उसके बाद अगर आपसे पूछे तो कह रहा है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? सघनता बढ़ती है आपसे कब पूछ रहा है, तो आप बताइए कब बढ़ेगी? शीत ऋतु में इसकी सघनता बढ़ेगी, तभी तो इसकी मोटाई कम होगी। अब आपसे पूछता है मौसमी घटनाएं सभी कहाँ होती है, तो वो आपका क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में ये आपका एक आपका ओजोन मंडल पाया जाता है, यानी कि ओजोन का जो लेयर है वो समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो वो भी आपका समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक समझिए कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा होता है, एक समान वातावरण होता है। उसके बाद आपसे मध्य मंडल में ये खाली पूछता है कि उल्का पिंड कहाँ पे आके जलने लगते हैं, तो वो मध्य मंडल में जलने लगते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल कौन सा है, तो वो भी आपका मध्य मंडल है। अब बात करें आयन मंडल, तो आयन मंडल में आपका रेडियो किरण वगैरह, जैसे हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो ये आयन मंडल की वजह से देख रहे हैं, इसी में ये सब होता है। तथा जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो आपका बहिर्मंडल में किए जाते हैं। तो ये 5 मंडल था, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। चलिए 71 नंबर देखिए, करा मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? जो आपकी मेरियाना खाई है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, ये मेरियाना खाई। तथा एक आपसे पूछता केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, आप बताइएगा केप ऑफ गुड होप ये पड़ता कहाँ पे है? तथा मेरियाना जो खाई है इसकी आपसे वो भी पूछ लेता है गहराई कितनी से? 11,033 मीटर। इसकी गहराई 11,033 है, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। चलिए आप अग्निवलय सुने होंगे, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, ये भी आपका प्रशांत महासागर के पास ही है, रिंग ऑफ फायर, जहाँ बहुत सारी ज्वालामुखी पड़ती हैं। अगला, भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? देखिए लोकसभा सदस्यों में इसमें बड़ा कन्फ्यूजन आप रहते हैं। तो अधिकतम संख्या में आप 552 याद रखिए। 552 बदल के 550 हो गया, ऐसा कहा जाता है 2 सीटें जो है रद्द कर दी गई हैं। लेकिन अगर आपसे इसमें देखिए ना तो 550 है ना 552, तो आप इसका आंसर जो है ई लगाइएगा। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितनी है तो 545 जो है लोग वर्तमान में बैठे हैं। आप सरला, आपको याद होगा सरला, सरला ऐसे याद होगा कि सर मैंने बताया 79 अनुच्छेद संसद का है, राज्यसभा का 80 हो गया, लोकसभा का 81, ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे। अगला देखिए 73, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? 51A की बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़ा गया था, ये 1976 में हुआ था। संविधान संशोधन में देखिएगा 71वां संविधान संशोधन ये दिया है, तो आप नमक याद रखेंगे। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा आपका सिंधी भाषा जोड़ी गई। जब हमारा संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की जो संख्या थी वो 14 थी। इसके बाद जो है 8 भाषाएं जोड़ी गई, 8 में से जिसमें देखिएगा 21वें में सिंधी जोड़ी गई, 71वें में नमक यानी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई, तथा एक आपका 92वां संविधान संशोधन जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं वो जोड़ी गई। टोटल 22 हो गई भाषाएं वर्तमान में। चलिए आगे देखिए 74 नंबर। 74 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसमें 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप कंफ्यूज भी रहते होंगे, तो आज क्लियर कर लीजिएगा। जब कहे कि ये आपसे कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये आपका बेरूबारी मामला हुआ था। बेरूबारी जो मुकदमा था ये 1960 में हुआ था। इस समय ऐसा कहा गया कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। फिर एक मुकदमा आपका चलता है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती वाले में क्या हुआ था कि ये 1973 में हुआ था। इसमें ऐसा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये 1973 में कहा गया, नहीं है 1960। नहीं जिसने कहा वो बेरूबारी में हुआ था, तथा केशवानंद में ऐसा कहा गया कि भाग है। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 75 नंबर देखिए,
कह रहा भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? यह है उपाधियों का अंत जिसे कहा जाता है, ये अनुच्छेद 18 है। 14 में आपको पता होगा विधि के समक्ष समानता 14 में है, कोई भी धर्म हम लोग अपना सकते हैं, अनुच्छेद 25 में है। आपसे 17 पूछता है अस्पृश्यता का अंत क्या है, अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अंत आपसे 18 है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलचाल का स्वतंत्रता कुल 6 प्रकार का, वो आपके आर्टिकल 19 में है। आपसे आर्टिकल 21 पूछता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो आपका आर्टिकल 21 में है। तथा आर्टिकल 40 याद रखिएगा, वो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन आर्टिकल 368 याद रखिएगा। ये सभी अनुच्छेदों को आप ध्यान देंगे। 76 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो जाता है तो ये आपसे प्रस्तुत किसके प्रति किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये भारत का उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति का कोई भी विवाद हो यही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही उसे देखेगी। 77 कह रहा है कि पूंजी उत्पादन कैसा साधन है? तो जो पूंजी का उत्पादन है ये आपका एक निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये सभी उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। जिसमें पूंजी देखिएगा वो निष्क्रिय होगा। पूंजी उत्पादन एक निष्क्रिय साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर देखिएगा जी, ध्यान से देखिए। 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? कौन सी वस्तु पूंजी है? तो ये देखिए, किसान का जो हल है ये एक प्रकार की पूंजी है। आगे 79 नंबर देखिए, कह रहा है इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है। ये आपका कुआं और नलकूप द्वारा वर्तमान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। ये महत्वपूर्ण साधन भी है, कुआं नलकूप। बाकी आप कुआं नहर तालाब मत लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत के उदाहरण है? किस साख स्रोत के उदाहरण थे? ये आपके एक संस्थागत स्रोत के उदाहरण। संस्थागत आपने बोला रिवर्स रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ये जो रेपो रेट होता है और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पे जो है आरबीआई उधार देती है और जब ये बैंकें देती हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब वो वापस करके तो उसे रिवर्स रेपो रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 81 नंबर कह रहा है किसी देश का जीवन स्तर किसमें मापा जाता है? ये प्रति व्यक्ति आय से किसी देश का जीवन स्तर मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन स्तर की बात कर रहा है। जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपसे पूछ रहा है किस वर्ष का है? ये 2005 का है। अब देखिए, आपने एक सुना होगा एनडीआरएफ। कहीं भूकंप आया, कहीं भी आपका भूस्खलन वगैरह हो जाता है, कहते हैं एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई, एनडीआरएफ टीम भेज दी गई है। ऐसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कहीं डिजास्टर हुआ तो यही टीम जाती है। इसका गठन ये 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत हुआ था। तथा कुछ आप याद रखेंगे, जैसे एक आपसे पूछता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका 2005 में हुआ था। एक आपसे पूछता है RTE, दोनों में अंतर ध्यान रखिए। E फॉर एजुकेशन, ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ये आपका 2009 में शुरू हुआ था, जिसके तहत 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो अफ्रीका का किम्बरले खान है ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हीरे की खान। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश का एक पन्ना जिला है जो आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पन्ना। अब बात करें विश्व में तो ये किम्बरले, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। किम्बरले खान हीरे के लिए। सोने के लिए भारत में आपको पता होगा कोलार गोल्डफील्ड, आपने KGF मूवी भी देखी होगी। अगला देखिए 84 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी? सूर्य किरणें आपसे ऊर्ध्वाधर कहाँ नहीं प्राप्त होंगी? तो ये है आपका श्रीनगर में। 85 देखिए, ये केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में आपका केप ऑफ गुड होप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? मौसम बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी? जो ये पाई जाती है ये आपका आंसर होगा एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, एक मौसमी बेरोजगारी और एक अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी हो और अदृश्य, ये दोनों जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। 87 नंबर देखिए, कह रहा बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? बिहार में अगर आप मुख्यतः ध्यान देंगे तो मखाना, लीची, आम, इस सभी का जो है प्रारंभ होता है। तथा आपसे पता होगा एक मिर्चा चावल करके है और एक क्या कहते हैं मखाना, वहाँ का एक GI टैग भी दिया, मिथिला मखाना, GI टैग भी है बिहार का। अगले थे बिहार में पंचायती राज संस्था है, तो यहाँ पे 3 स्तरीय, आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति याद होगा। और पहली बार जो है ये 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है लागू की गई। बलवंत राय मेहता संबंधित है। अब बात करें पंचायती राज का, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पंचायती राज लागू किया। भाग 9 में पंचायत है तथा अनुसूची 11 में पंचायत। भाग 9 अनुसूची 11। चलिए 89 नंबर देखिए, कह रहा है एक पक्षी है जो शांति, कबूतर को एक शांति का प्रतीक पक्षी है।
90 नंबर ध्यान देखिए, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किस केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया था। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड तो दिया गया, सबको पता है, लेकिन इसमें इन्होंने पूछ रहा है कि किस बैंक ने इन्हें दिया था। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, लंदन बैंक आप याद रखिएगा, लंदन बैंक का लीजिए या सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन, इन्होंने ये दिया था। 91 देखिए, करा बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है। बल गुणे विस्थापन आपको पता होगा, बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, तो ये कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। दाब बराबर आप बताइएगा क्या होता है, दाब बराबर बताइएगा, तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, कार्य बराबर ये होता है, एक आपसे शक्ति पूछता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, यानी W/T, ये शक्ति बराबर होता है। चलिए 92 नंबर देखिएगा, 92 है कि दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है, आपको बताना है किसका प्रतिरोध कम होता है। तो इसमें एक से अधिक, क्योंकि देखिए इसमें एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी, कुचालक, सुचालक धातु। तो जिसका प्रतिरोध कम होता है आपको बताना है। सुचालक और धातु, जो सुचालक और धातुएं होती हैं इनका प्रतिरोध कम होता है, सुचालक और धातु। आपको पता होगा कि सुचालकता में चांदी पहले नंबर पे है तथा तांबा भी एक अच्छा सुचालक है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे। इस वजह से तांबा का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, चांदी महंगा है इस वजह से कम करते हैं। 93 नंबर देखिए कि मानव में के कंपन से ध्वनि जो है उत्पन्न, ये स्वर रज्जु में जो कंपन होता है ना, तो ये आपका ध्वनि। एक आपसे इसमें एक स्थान है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस आपको पता होगा, एपिग्लाटिस वो होता है कि स्वर खाने वाली नली और सांस वाली नली दोनों के बीच में होता है। जब हम कोई चीज़ खाने लगते हैं तो एपिग्लाटिस बंद हो जाता है, जब सांस लेने के लिए फिर वो बाद में खुल जाता है। 94 नंबर देखिए, कह रहा परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो विद्युत धारा का जो निर्माण करता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, किसी ऑप्शन नहीं। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनों के ही द्वारा ही ये जो विद्युत होता है एक से दूसरे में ऐसे बढ़ते 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 करंट का प्रवाह होता है। तो ये परमाणु कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है। चलिए 95 देखिए, कह रहा है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो ये आपके वृषण में बनते हैं, अंडकोश और वृषण कोश, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक है विषाणु, तो आपको मतलब वृषण है तो आप ध्यान दीजिएगा वृषण में बनते हैं। आपसे बनता पूछे तो आप वृषण याद रखेंगे। अब बात करें अंडकोश और वृषण कोश क्या होता है, तो बताइएगा अंडकोश वृषण कोश क्या मतलब हुआ। बनता ये वृषण में है, चलिए बताइएगा। ये जो बनता है ना, ये आपने ध्यान देखा हो, जो ये समझदार लोग समझ गए होंगे कि जो मेल का ये एक प्रजनन अंग भी ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग का जीन वगैरह कुछ होता है, ये आपका वृषण में शुक्राणु बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे होते हैं, फिर ये निकलते हैं, तो ये जाइगोट बनता है, फिर आपका ऐसे ऐसे करके ये प्रोसीजर होता है। मतलब कि आप ऐसे कह लीजिएगा कि जो मतलब कि अब कैसे बताएं, आप समझदार हैं, बस इतना समझ लीजिए शुक्राणु जो है ये आपका आदमियों का होता है, वृषण में बनता है, ठीक है। बनता कहाँ है, वृषण में, इकट्ठा आपका अंडकोश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर देखिए, कह रहा क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना क्षार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। तो ये पहला, धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके H2O और CO2 लवण बनाते हैं, ये आपका क्षार के बारे में यही सही कथन नहीं है। बाकी ये तीनों के स्वाद में ये कड़वा होता है, लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। देखिए आपने सुना होगा ना, अनीला और छालानी, अम्ल नीले को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला। तो देखिए लाल को नीला बिल्कुल सही है, स्वाद में कड़वा बिल्कुल सही है, पहला वाला जो है वो गलत है। चलिए 97 नंबर देखिएगा, कह रहा किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। नींबू का रस, छाछ या बेकिंग सोडा का घोल। ये बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। नींबू का रस मत लगाइएगा, बेकिंग सोडा लगाइएगा। चलिए 98 नंबर देखिए, कह रहा वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जाता है, गुलाब होता है और केला। गुलाब और केला दोनों को कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है विकसित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगला देखिए 99 नंबर, कह रहा शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ये आप बताइएगा क्या होता है। सेलुलोज का नाम आप सुने होंगे, सेलुलोज के कारण ये सब होता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, ये कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। किसका ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है आपको बताना है, तो कार्बन का होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ये क्या होता है, तो ये आपका है पेप्सिन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम क्रिया को आसान करता है, ये आपका पेप्सिन। आपको पता होगा पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला क्या होता है, वो भी आपका पेप्सिन ही होता है। पेप्सिन को आप ध्यान देंगे, क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टेन्स में बदल देता है, फिर पचा देता है। 102 देखिएगा, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा में जो आपका प्रजनन होता है वो आपका द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन, अमीबा प्रजनन द्विखंडन द्वारा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 करा, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि CFL को सुरक्षित रूप से क्यों निपटाया जाता है ये आपको बताना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें आपका एक पारा पाया जाता है वाष्प रूप में। तो इसमें देखिए किसी में ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और पारा ध्यान रखिए, ये पारा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन रहता है, तो पारा रहता है। ये धातु है, तो अधातु कमरे के ताप पे कौन द्रव में रहती है, तो आप ब्रोमीन का नाम याद रखेंगे। ब्रोमीन और पारा, अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। चलिए 104 देखिए, करा निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया है। तो ये है आपका, ये देखिएगा एडोसल्फान, एंडोसल्फान जो है ये मीडिया की नज़र में आया केरल में। 105 आपसे कह रहा है कि एमनियोसेंटेटिस एक तरीका है जो क्या बताता है, ये भ्रूण का लिंग, एमनियोसेंटेटिस द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच जो है की जाती है। तो ये एमनियोसेंटेटिस भ्रूण का लिंग आप ध्यान देंगे। 106 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है, आप बताइए। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, आपको पता होगा, इसी कारण। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, जीवाणु। आप पता होगा दूध में आपको क्या क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, रेनिन, आप लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन प्रक्रिया द्वारा ये बनता है, तथा एक रासायनिक, दूध का दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। 107 देखिएगा, करानिन में से कौन सा पौधा जो है वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पौधा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। अगर बात करें पौधों की तो कोई भी ऐसा नहीं जो पौधे, ये सभी जो है आपके जंतु हार्मोन है। इंसुलिन भी जंतुओं में पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी, एस्ट्रोजन भी, ऑक्सीटोसिन भी। इसका आंसर हो जाएगा ये। अब बात करें पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन होता है, तो पौधों में जैसे आप देखिए ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, एथिलीन हुआ। एथिलीन को क्या कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पौधों वाला है आपका कौन सा है, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये सभी आपका पौधा का है। और इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन ये सभी आपका जंतु वाला है। चलिए 108 देखिए, क्या निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, यह है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। चलिए 109 नंबर देखिए, ये आपसे कह रहा है यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाए। किसके किसके बीच में रहेगा कि वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो मध्यम होगा, जब वो आपका होगा 151 से 200 या फिर 51 से 100। इसका जो माप होता है ध्यान दीजिएगा, 151 से 200 के बीच रहेगा ना तो वो मध्यम होगा, मध्यम। अब बात करें देखिए वायु की गुणवत्ता में, जो आपसे पूछता है कि वायु प्रदूषण, प्रदूषण में सबसे पहले आप सल्फर डाइऑक्साइड नाम याद रखिए जिसे O2 कहते हैं। उसके बाद आप नाइट्रोजन डाई NO2, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आपका ओजोन। ये एक क्रम है जो है वायु प्रदूषण का, एक क्रम। सबसे ज़्यादा सल्फर करता है, फिर नाइट्रोजन डाई, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ओजोन। चलिए आगे देखिए 110 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन मानचित्र के घटक हैं। तो दूरी, दिशा, प्रतीक, त्वरण। त्वरण का मानचित्र बनाने में कोई नहीं, ये दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही, ये सीटेट वाला क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए। ये बहुत गर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। ये भेड़ के बाल से नहीं, पश्मीना बकरी होती है उससे बनाई जाती थी, ये आपका गलत है। ये हाथ से बुनी जाती है, ये भी सही है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ जाते हैं, गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C, ये बिल्कुल सही है। आगे 112 लिखेगा, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ जो है नीला काला रंग देगा। आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग कौन देगा आपको बताना है। तो देखिए ये जो उबला हुआ चावल है ये आयोडीन विलयन के साथ नीला काला, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला, बाकी सभी में नहीं होगा। 113 देखिए, करा टैडपोल में अधूरे विकास का कारण किसका अपर्याप्त उत्पादन है। टैडपोल में जो ये थायरॉक्सिन होता है, अधूरे विकास का कारण जो है ये थायरॉक्सिन होता है टैडपोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 114, एक निम्नलिखित में से कौन सा रसायन गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने वाले उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करे उत्तरदायी है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए आप याद होगा आपको, एक ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। तो अब इसमें देखिए O2 कह रहा है, तो O2 तो नहीं है, O2 SO2 ये भी नहीं है। अब CO2 + S6, CO2 + SF6 और एक होता है CFC, ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी। ग्रीन हाउस प्रभाव ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये SF6 ये तो होता है, बगला है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, SF6। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, फिर तो इसका आंसर E हो जाएगा, एक से अधिक। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसका आंसर एक से अधिक, क्योंकि ये भी होता है, ये भी O2 वाले नहीं होते, लेकिन ये C और D दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115,
करा निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकाट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जो आपने टेरिकाट सुना होगा, सूती और टेरिकाट, जो टेरिकाट बनता है वो आपका एक होता है टेरिलीन और एक होता है कपास, यानी ऑप्शन ए टेरिलीन और कपास से जो है टेरिकाट बनता है। तो ये बात आप ध्यान देंगे, टेरिकाट। एक रेयान पूछता है, रेयान के बारे में आपने पता है, रेयान पूछता है, रेयान एक कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम, प्राकृतिक रेशा नहीं, रेयान को बनाया जाता है, इस वजह से कृत्रिम रेशा कई बार पूछा गया है। चलिए ये देखिए, करा खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो खरीफ आपको पता होगा, खरीफ में क्या आता है आपका, चावल आता है खरीफ में, चावल वगैरह ये सब खरीफ में आती है। तो ये आपके बसंत में, सर्दी में, वर्षा में, तो वर्षा ऋतु में ये बोई जाती है, जब पानी खूब बहता है सावन वगैरह में, तभी तो चावल की बुआई होती है। तो वर्षा आप याद रखिएगा। खरीफ फसल ये भी याद रखिएगा जून जुलाई में बोई जाती है, तथा एक आपका रबी फसल, इसे अक्टूबर में बोया जाता है, ये सर्दी की फसल है। जब आप ठंडियों में गेहूं में पानी लगाने कई बार गए होंगे, तो रबी की फसल वैसे याद रखिएगा। चलिए 117 देखिए, करा इनमें से सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। ये जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, कृत्रिम वातावरण, किसमें ये सभी आएंगे आपको बताना है। ये सभी अजैविक वातावरण है। अजैविक का मतलब देखिए, बादल हुआ, हवा हुआ, धूल, भूमि, पहाड़, सभी में जीव नहीं रहता, मतलब इसमें जान नहीं होता, इस वजह से सभी अजैविक वातावरण के हैं। चलिए 118 देखिए, स्थल मंडल कितना मोटा है। आपसे स्थल मंडल कितना मोटा पूछ रहा था, 10 से 200 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। स्थल मंडल इतना मोटा होता है। आपसे पूछता है भूपर्पटी की मतलब मोटाई या लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई जो भी कह लीजिए, वो आपका 34 किलोमीटर भूपर्पटी होता है। आपको पता होगा जब ऐसे नीचे बना दीजिएगा तो सबसे नीचे वाले को कोर बोलते हैं, ऊपर वाले को, फिर सबसे पहले वाले को क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 होते हैं। ऐसा कहा जाता है सियाल, सीमा, निफे। सियाल, सीमा, निफे, यानी सियाल ऊपर, सीमा बीच में, निफे यानी तीसरा पोर्शन। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 119 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए रेयान को मैंने बताया कृत्रिम रेशा है, जूट हुआ, लिनन हुआ, ये सब प्राकृतिक रेशा, लेकिन रेयान बनाया जाता है, इस वजह से ये आपका कौन सा कृत्रिम रेशा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, एक पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं आपको बताना है। सैल, जीवाश्म, कचरा, इसे कहते हैं आपका सैल। आपको पता होगा सैल 3 प्रकार का होता है, एक आपका होता है आग्नेय सैल, एक होता है अवसादी सैल, एक होता है कायांतरित सैल। आग्नेय सैल, अवसादी सैल, कायांतरित सैल, जो जब ज्वालामुखी के बाद परतें कई मतलब ज़्यादा समय तक ऐसे पड़ी रहती तो वो आग्नेय सैल होता है। जो फूट के बाहर निकलता लावा अवसादी सैल, आग्नेय सैल और अवसादी सैल दोनों के मिलने से कायांतरित सैल आपका बनता है। जैसे आपसे पूछ ले कि आग्नेय सैल का उदाहरण, तो आप बेसाल्ट और सैल याद रखिएगा। बेसाल्ट और सैल ये आग्नेय सैल का उदाहरण है। जब आग्नेय और अवसादी सैल के उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सैल बनेगा, तो आप संगमरमर याद रखेंगे। संगमरमर आपका कायांतरित सैल का उदाहरण है। तो इसी तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने दे दिया है, आपको PDF भी टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अपना आप विचार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ एडिटोरिया जो 6 मंथ का करंट अफेयर है उसका वीडियो हम लाएं, ताकि अच्छे समय, बहुत ही कम समय में आपको वही पॉइंट सारे रिवीजन हो जाए जो आपको एग्जाम में बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। और क्या कहते हैं, बाकी सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे आपके प्लेलिस्ट में। एडिटोरिया का हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट लगभग 14 प्रैक्टिस सेट सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तथ्य सीरीज भी देख लिए होंगे आप, और रुकमणी का भी देख लिए होंगे। करंट अफेयर हम एक दे दिए हैं बिहार स्पेशल, और एक इंडिया का भी आपको दे देंगे। तो आप कमेंट जरूर थोड़ा सा कर दीजिएगा, थोड़ा कष्ट उठा लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।